हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है भारत में मौलिक अधिकार, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और मौलिक अधिकारों में हम पहले के वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। मौलिक अधिकार क्या है, भारत में मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास रहा है, और जो भारत में 6 मौलिक अधिकार है उनमें से कुछ का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है मौलिक अधिकारों में, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, वाद विवाद है और उनसे संबंधित जो न्यायिक निर्णय है और प्रमुख तथ्य हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जैसे कि जान चुके हैं, समानता के अधिकार के बारे में हम देख चुके हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देख चुके हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में देख चुके हैं और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भारत के संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। इस ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29, इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 ये व्यवस्था करता है, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 29 का भाग 1 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 का ही भाग 2 ये व्यवस्था करता है कि राज्य से वित्त पोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राज्य से वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्था है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो किन्हीं आधार पर अल्पसंख्यक है, जिसमें भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाएगा, उनको अपने भाषा और लिपि और संस्कृति के संरक्षण के कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो सके। अनुच्छेद 30 क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 30 का खंड 1 ये व्यवस्था देता है कि भारत के सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 करते हैं। इस अधिकार के बारे में, इस मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत सारे जो वाद विवाद है और न्यायिक निर्णय हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मुद्दा है भारत में सदैव विवाद का विषय रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण अधिनियमों के साथ साथ, नियमों के साथ साथ न्यायिक निर्णय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके बारे में कि हमको जानना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लें कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण वाद और निर्णय हैं वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए ही हैं। तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनका मतलब है ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित की गई हों। ये संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती है। एक तो राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं, यानी कि अनुदान प्राप्त संस्थाएं, और दूसरी है अनुदान नहीं प्राप्त करने वाली संस्थाएं। तो ये दो प्रकार की संस्थाएं अल्पसंख्यक संस्थाओं के अंतर्गत गिनी जाएंगी, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित की गई हों। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये कहा गया है कि स्थापना और प्रबंधन के अधिकार में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपने समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अलग प्रक्रिया अपना सकती है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए एक
निष्पक्ष प्रक्रिया का निर्धारण भी उनको करना होगा। यानी कि ये जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं वो स्थापना और प्रबंधन के साथ साथ अपने विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया का निर्धारण भी कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए भी एक निष्पक्ष प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा। ये नहीं हो कि ये मनमाने तरीके से बहुसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश से दूर रख दें। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 50% भाग बहुसंख्यक समुदाय से लेना होगा, ये उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए विभिन्न वाद विवाद और निर्णय। सबसे पहले हम देखते हैं मोहिनी जैन वाद। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्थापना और प्रबंधन के अधिकार में शुल्क निर्धारण का अधिकार शामिल नहीं है और अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी फीस से संबंधित जो भी नियम और उपनियम लागू होंगे वो सरकार के नियम इनके ऊपर लागू होंगे। TMA पाई फाउंडेशन वाद के अंतर्गत यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो शैक्षणिक संस्था की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अनुदान प्राप्त करने के बावजूद भी वह संस्था अल्पसंख्यक श्रेणी की संस्था बनी रहेगी। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्धारित 50% की जो संख्या है उसके संबंध वो जो प्रावधान है वो हटा दिया और ये स्पष्ट किया कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं राज्य से सहायता प्राप्त करती है, राज्य उनसे अपेक्षा करेगा कि वे उचित संख्या में अन्य समुदाय के अभ्यर्थियों को भी अपनी संस्थाओं में प्रवेश दें। यानी पहले जो 50% की सीमा थी कि वो अन्य समुदायों से अल्पसंख्यक समुदाय अपने यहाँ प्रवेश देंगे, उस संख्या को हटा दिया गया। उस निश्चित संख्या को हटा करके एक उचित संख्या उसकी जगह लिखा गया कि उचित संख्या के अन्य समुदाय को भी अपने संस्थाओं में प्रवेश दे। तो ये अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं हैं उनके अनुकूल ये निर्णय लिया गया। शुल्क और प्रबंधन के अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? इसमें न्यायालय ने यह कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को शुल्क निर्धारण करने का अधिकार है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाएं नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्था के द्वारा कैपिटेशन शुल्क या डोनेशन नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से न्यायपालिका के अनुसार शैक्षणिक संस्था के द्वारा ये तय किया जाएगा कि प्रवेश में जितना प्रतिशत भाग अन्य समुदाय को कि कितना प्रतिशत भाग अन्य समुदाय को दिया जाए। यानी जो अल्पसंख्यक श्रेणी की संस्था है वो अन्य समुदाय की जो विद्यार्थी है वो कितने विद्यार्थी लेंगे ये निर्णय वो खुद ही करेंगे और ये संस्था के स्थान और प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो जो पूर्व में 50% की जो प्रावधान था अन्य समुदाय से लेने का, वो प्रावधान इसमें हटा दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय की संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये न्यायालय ने कहा। न्यायपालिका की जो 11 न्यायाधीशों की पीठ है उसके निर्णय के अनुसार कुछ निर्देश अल्पसंख्यक संस्थाओं को सरकार के मानने होंगे। वो निर्देश ये होंगे कि अकादमिक सत्र का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। अकादमिक जो योग्यता है उसका निर्धारण भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के भाग 2 के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था है। यानी बिना भेदभाव के उसके अल्पसंख्यक होने के बावजूद सरकार के द्वारा उसको अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन की हम बात करें जो कि 1978 में किया गया था और इसके द्वारा इसमें ये प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। यानी इसमें अनुच्छेद 30(1) के खंड ए में ये प्रावधान जोड़ा गया। तो इस तरह से हमने देखा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, महत्वपूर्ण वाद और उसके बारे में निर्णय। बने रहिए चैनल के साथ। इसके आगे हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसको संविधान का हृदय कहा, संविधान की आत्मा कहा। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए।